मेरी आवाज आ रही है गाइस? एम आई ऑडिबल? जी सर, आ रही है आपकी आवाज़। यस सर। चलिए, क्लास में जितने भी लोग आए हैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। आभा मैम, आकांक्षा मैम, अंकित पाठक जी, भारती सिन्हा मैम और सभी लोग जो भी इस क्लास में आए हैं इकट्ठे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए आप सभी बहुत आभार प्रेषित करता हूँ। तो गाइज आज हमारा स्पेशल क्लास है क्योंकि आज छुट्टी है। ऑलमोस्ट जो लोग जॉब में हैं या और भी कई तरह के कामों में इन्वॉल्व रहते हैं, तो जिस भी दिन हमारा हॉलीडे रहता है तो उस दिन हम मॉर्निंग में स्पेशल क्लास अरेंज करते हैं। ऐसा हमारे शेड्यूल में है। तो आज भी आज का जो क्लास वो स्पेशल क्लास है क्योंकि कुछ नए विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आज जैसा कि मैंने लिंक भेजा था तो उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैंने मेंशन किया था। तो उसके बारे में आज हम लोग कॉम्पैरेटिव डिस्कशन करेंगे, एनालिटिकल डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, अच्छी हैं। तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ गाइज, सो दैट यू बेटर अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जो भी हमारे पॉइंट्स हैं और जो भी नए आप कह लो कि नए थियरीज हैं, नया कॉन्सेप्ट है तो ऐड किया गया है शिक्षा नीति में। शिक्षा नीति का मतलब क्या होता है? शिक्षा से संबंधित नियम कानून, यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो नए हमारे बनाए गए हैं और कहीं ना कहीं अब उसी को फॉलो किया जाना है आने वाले 25-30 साल, कम से कम 25 to 30 ईयर्स हम मान सकते हैं कि इसी नीति के अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा। पठन पाठन की प्रक्रिया जो है इसी के अधीन और इसी के आप कह सकते हो वो चलनी है। तो शिक्षा नीति जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि 34 ईयर्स के बाद, क्योंकि अंतिम जो शिक्षा नीति हमारा था वो 1986 में आया था, तो 1986 के बाद थोड़े बहुत अमेंडमेंट हुए थे 1991 में, है ना। 1986 में हमारा आया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें कुछ सुधार हुआ था, तो नया ड्राफ्ट 1991 में आया था। और 34 ईयर्स के बाद यानी 34 साल के बाद अगर आप 1986 से जोड़ेंगे तो 2020 आने में 34 साल लगेगा। 34 ईयर्स के बाद एक नई शिक्षा नीति फिर से हमारे पास है। तो इसमें जो भी एजुकेशन के से रिलेटेड रूल्स वगैरह हैं, सिलेबस है, करिकुलम है, पैटर्न है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। ऐसे कई सारे हमारे बिंदु हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको बदला गया है, क्योंकि आप देख रहे हो कई सारे अपग्रेडेशन हो रहे हैं, कई सारे अपडेट्स हुए हैं, समाज में भी हुआ है। और जो हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह आ रहे हैं उसके भी अपने रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी का ये दौर है। तो ऐसे में शिक्षा का बदलना बहुत आवश्यक था। तो नई शिक्षा नीति आई है। तो कौन सी बातें हैं यानी कौन सी नई चीज़ें हैं, ऐसे कौन से न्यू रूल्स हैं, न्यू रेगुलेशंस हैं जिसको लाया गया है, तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप और बेहतर तरीके से और बिंदुवार चीज़ों को समझ पाएं। तो गाइस कुछ कुछ बुनियादी बातें मैंने आपको बताई भी थी, कुछ बेसिक्स जो हमारे बातें थी उसको हमने बताया भी था आपको कि किस तरह से नई शिक्षा नीति काम कर रहा है। आज के क्लास में गाइस हम लोग थोड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग और कंसोलिडेशन पे बात करते हैं। मैं हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी यहाँ लिखा हुआ है, तो दोनों ही भाषा के जो छात्र हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के ही समझ पाएंगे मेरी बातों को। तो गाइस यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, यानी जो ढांचा है उसको पुनर्निर्माण करना। जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसको रीस्ट्रक्चर करना। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि अभी जो भी हमारे पास कॉलेजेस हैं या मान लीजिए स्कूल्स है या यूनिवर्सिटीज हैं, तो उसको फिर से कैसे हम लोग रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं और कंसोलिडेट माने सुदृढ़, मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसी कौन से रूल्स हैं, बायलॉज हैं, ऐसा कौन सा आप कह लो कि कुछ नई बातें हैं जिसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं ताकि हमारा जो संस्था है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, खास करके हायर एजुकेशन माने उच्च शिक्षा की दृष्टि से जब हम बात
करते हैं तो उच्च शिक्षा में किस प्रकार से बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बहुत ही सुंदर पॉइंट है, सरकार ने ये कहा है कि 2040 तक जितने भी हमारे पास हायर एजुकेशन के संस्थान हैं, यानी कॉलेजेस से लेकर के और यूनिवर्सिटीज तक, तो ये लक्ष्य है 2040 तक, यानी आने वाले 15 सालों में ये सरकार का लक्ष्य है कि सभी को मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया जाएगा, है ना। और जितनी भी संस्थान है उसमें कम से कम 3000 स्टूडेंट तो होंगे ही होंगे, चाहे कोई कॉलेज हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, यूनिवर्सिटी में तो और भी ज्यादा होंगे, बट कोई भी संस्था हो कम से कम 3000 स्टूडेंट होना चाहिए। अभी कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या कम होती है, इसलिए कम होती है क्योंकि वहाँ उतना फैसिलिटी नहीं है ना, अच्छे भवन नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। तो ऐसे में गाइस 2040 तक सरकार का ये एम है कि हर तरह के संस्था में हर तरह की पढ़ाई आपको मिलेगी। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि आईआईटीज वगैरह में, जो आईआईटी है हमारा, तो आईआईटीज में पहले सिर्फ इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई होती थी, मतलब मोस्टली इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई होती थी। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे पिछले 4 वर्षों से ह्यूमैनिटीज के भी कई सारे विषय उसमें जुड़ चुके हैं। जैसे अब आप आईआईटी में जाकर के पीएचडी इन इंग्लिश कर सकते हैं, इंग्लिश में पीएचडी कर सकते हैं आईआईटी में। आप पीएचडी इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं, आप पीएचडी इन साइकोलॉजी भी कर सकते हैं, आप पीएचडी इन फिलोसफी, ऐसे 5 विषय हैं जिसमें अब आईआईटी आपको वेलकम करता है। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं गाइस कि हर एक संस्थान में आप हर तरह की पढ़ाई कर पाइएगा, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है गाइस कि अब आप कोई सा भी विषय पढ़ सकते हो, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट म्यूजिक भी पढ़ सकता है, लिटरेचर पढ़ सकता है, कोई लिटरेचर का स्टूडेंट चाहेगा तो मैथ्स पढ़ सकता है। तो ऐसे में हर एक संस्था को बहुविषयक यानी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना, ये लक्ष्य है 2040 तक। दूसरी बात ये कि 2030 तक 2030 तक ये बोला गया है गाइस कि कम से कम प्रत्येक जिले में, मान लिया कि भारत में कई सारा जिला होगा, 500-600 से ज्यादा जिला होगा, आप भी किसी ना किसी जिला से संबंध रखते हैं, तो भारत में जितना भी जिला है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, कम से कम एक बड़ा इंस्टीट्यूशन वहां हो। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी तो राज्य स्तर पे होता है ना। मान लीजिए कि एक राज्य है तो एक राज्य में ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 5 या 7 या 10 यूनिवर्सिटीज हो जाएंगे, उससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो अब क्या है गाइस कि जितने जिले हैं, मान लीजिए कि अब जैसे बिहार है तो बिहार में कम से कम 37 के आसपास जिले होंगे, है ना, या और भी कई सारे, दिल्ली है या महाराष्ट्र है, बड़े राज्यों में और भी जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो कम से कम एक जिले में एक बड़ा संस्थान, ताकि गाइस बच्चों को माइग्रेट ना करना पड़े। अभी क्या है, माइग्रेशन होना मतलब अपने घर छोड़ करके दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, बड़े शहरों में जाना। तो ऐसे में प्रत्येक प्रत्येक जिले में एक बड़ा संस्थान हो, ऐसा 2030 तक लक्ष्य है। तीसरा ये गाइस कि एनरोलमेंट को बढ़ाना है। अभी क्या है गाइस कि स्कूल लेवल तक तो चलो फिर भी ठीक है कि स्कूल में तो 10 या 12 तक तो सब लोग पढ़ लेते हैं, पर 12 क्लास के बाद, 12th क्लास के बाद मैक्सिमम बच्चे ड्रॉप आउट ले लेते हैं, मतलब छोड़ देते हैं पढ़ना, छोड़ देते हैं इसलिए कि भाई इसी बहाने को जॉब वगैरह मिल जाए। तो 12th के बाद आप कह लो कि अगर 100 बच्चा 12th पास करता है, अगर भारत में 100 विद्यार्थी 12th पास करते हैं, तो मुश्किल से मतलब मान के चलिए आप 27 से 30 बच्चे ही ग्रेजुएशन में जाते हैं। मतलब 100 में से करीब मान के चलो कि 26 से 30 विद्यार्थी मतलब उच्च शिक्षा की ओर आते हैं, बाकी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात, ये लक्ष्य है कि 2035 तक 50% तक हम लोग सकल अनुपात का जो हमारा रेशियो है, एनरोलमेंट रेशियो, उसको हम लोग कम से कम 50% करें। 50% का मतलब क्या है कि अगर 12th क्लास में 100 विद्यार्थी पास करता है तो कम से कम 50 स्टूडेंट जो है वो ग्रेजुएशन में जाए, एनरोलमेंट ले, पढ़े, उच्च शिक्षा में आए। अगर मान लीजिए 10 लाख बच्चा, राउंड फिगर में यही होगा, मान लीजिए 10 लाख स्टूडेंट क्लास 12th पास करता है, कम से कम 5 लाख स्टूडेंट तो आपका ग्रेजुएशन में या हायर एजुकेशन में जाए। ऐसा लक्ष्य 2035 तक हमने सेट किया है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। साथ के साथ गाइस जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसको भी कहा गया है। अब आप पहले क्या होता था गाइस कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत कम आपको देखने को मिलता था। अगर आज से 10 साल पहले आप जाइएगा ना, अभी 2025 चल रहा है, 2015 या 2010 में तो बहुत गिने चुने प्राइवेट प्लेयर्स थे, खास करके उच्च शिक्षा में आपको ज्यादातर सरकारी संस्थान ही मिलता। अगर आज से आप 15-20 साल बैक जाएंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या बहुत कम होती थी, बहुत कम। 2000 से पहले, अगर आप 2001 या 2002 से पहले तो शायद था भी नहीं, बहुत कम था, इक्का दुक्का।
अब गाइस क्या हुआ कि गवर्नमेंट को ये लगा कि जिस प्रकार से स्कूल में, जैसे मान लीजिए कि जो स्कूली शिक्षा है, तो स्कूली शिक्षा में देखते हो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, डीपीएस, डीएवी, जीडी गोयनका, बड़े बड़े मतलब आपका अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, टाटा का अपना स्कूल है। इसी प्रकार से अगर हम यूनिवर्सिटीज में भी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े आप कह लो जो घराने हैं, जो बिजनेस कॉरपोरेट, उन लोगों को भी वेलकम किया जा रहा है कि भाई आप हायर एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, बड़े बड़े संस्थान बनाइए, है ना। जैसे आप देख रहे हो एमईटी यूनिवर्सिटी है, गलगोटियाज है ना, और भी बड़े बड़े ऐसे संस्थान हैं जो पूरे भारत में जिनका अपना एक यूनिट है, हर जगह पे भारत के हर एक राज्य में एक ना एक संस्था उनका है अपना। तो इससे क्या होगा गाइस कि हायर एजुकेशन में भी इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बनेगा, तेजी से बनेगा, बड़े बड़े संस्थान बनेंगे, फैसिलिटीज मिलेगी। इसके साथ ही साथ गाइस मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन ये भी है, क्योंकि क्वालिटी टीचिंग को हमको बढ़ाना है, यानी शिक्षण जो है वो क्वालिटी माने गुणवत्ता युक्त हो, रिसर्च बेहतर हो और कम्युनिटी एंगेजमेंट। अभी अभी क्या हो गया गाइस कि प्रत्येक कॉलेज और प्रत्येक विश्वविद्यालय को ये कहा जाता है कि आप अपने आसपास के गांव को गोद लीजिए। जैसे पहले बच्चा गोद लेते थे ना हम लोग, पहले मान लीजिए कई लोग बच्चा गोद लेते थे, जिनको कोई बच्चा नहीं है गोद ले लिए। इसी प्रकार से गाइस जब विश्वविद्यालयों को ये कहा जाता है कि आप आसपास का कोई एक या दो गांव को गोद लो मतलब जिस भी दिन छुट्टी का दिन है उस दिन वहां जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, कुछ बांट दीजिए, कॉपी पेन, मतलब उसका संरक्षण आप करिए, वहां पे कैसे एजुकेशन प्रोपेगेट होगा इसकी चिंता करिए। तो जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने लेवल पे गाइस कोई ना कोई एक दो गांव को गोद ले रहे हैं, ताकि गाइस वहां के लोग डायरेक्ट कॉलेज से जुड़ सके, डायरेक्ट शिक्षा से जुड़ सके। तो ऐसे गांव को गोद लिया जा रहा है जो मान लिया बहुत पिछड़ा गांव है, जो बहुत बैकवर्ड है, वहां पढ़ाई का कोई ऐसा माहौल नहीं है, गरीबी बहुत है। तो वहां जाकर के कभी कॉपी पेन बांट दिए, कभी बुक्स बांट दिए, कभी किसी की ड्यूटी लगा दी कि भाई हफ्ते में एक दो दिन जाके कुछ क्लास लगा दिया। तो इस प्रकार से क्या होगा कि समाज जो है वो डायरेक्ट आपका कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़ेगा डायरेक्ट। अभी क्या है, अभी तो ऐसा कुछ था नहीं, बट अब ऐसा चीज होने लग गया। इसके साथ ही साथ गाइस रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट, भारत में शोध का बहुत अच्छा माहौल तो रहा नहीं है, मतलब आजादी के बाद से अगर आप देखिएगा तो शोध बहुत लिमिटेड हमारे पास था और लोग बहुत कम थे जो गाइस रिसर्च करते थे, और जो करते भी थे वो ज्यादातर मान लीजिए कि खाना पूर्ति ही था। भारत में पीएचडी जो होता है 100 में से 90 पीएचडी खाना पूर्ति ही है। अब तो चलिए बहुत टाइट हो गया मामला, बट पहले जो पीएचडी होता था या रिसर्च होता था 100 में 90 92 जो है वो खाना पूर्ति का मतलब क्या है कि कहीं से कुछ उठा के लिख करके जोड़ जाड़ करके अपना मतलब डिग्री ले लिए। क्योंकि पहले तो गाइस प्लेगरिज्म का भी कोई टूल नहीं था हमारे पास। आज से 15-20 साल पहले तक या 15 साल पहले आप जाइएगा तो ऐसा कोई प्लेगरिज्म का कोई सॉफ्टवेयर हमारे पास था भी नहीं। आपने जो लिख के दिया, आपके सुपरवाइजर ने ओके कर दिया, जमा हो गया, आपको पीएचडी मिल गई। तो ऐसी पीएचडी भारत में बहुत होती थी। अब क्या है, अब तो कई सारे टूल्स वगैरह आ गए। अच्छा, सरकार का भी कोई बहुत ध्यान नहीं था रिसर्च के ऊपर। अब क्या है गाइस कि हम लोग रिसर्च को लेकर के काफी सजग, तो ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज ओपन हो रहे हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिसर्च की पढ़ाई होगी, जहां सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिसर्च होगा। या टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटी जो टीचर्स का शिक्षा है, यानी टीचर्स को भी ट्रेन किया जाना, शोध को बढ़ावा देना, है ना। तो इसलिए अब देखो ना, संख्या भी तो बढ़ी ना। हम में से जितने भी लोग यहाँ पे हैं, हम सभी लोग पीएचडी करना चाहते हैं, हम सभी लोग रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं। तो क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि अब देश में उस तरह का माहौल बना है, सरकार भी मान लीजिए सहायता देती है, हमें जेआरएफ मिल जाता है, हमें कई तरह के फेलोशिप मिल जाते हैं, टाइम से हमारा डिग्री में हो जाता है, बाद में जॉब में भी मान लीजिए काम आता है। तो माहौल बन रहा है, धीरे धीरे इसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ गाइज ऑटोनॉमस ग्रांटिंग कॉलेजेस, अभी तक क्या है गाइज कि बहुत कम कॉलेजेस होंगे भारत में जिसके पास ऑटोनोमिटी है। ऑटोनोमिटी का मतलब क्या होता है पता है? स्वायत्तता। यानी आपको स्व का मतलब क्या है कि आपको पूरा अधिकार मिलता है कि आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। तो भारत में अभी बहुत लिमिटेड कॉलेजेस होंगे, अब तो खैर बहुत संख्या बढ़ी है, पर बड़े लिमिटेड कॉलेजेस होंगे गाइस जिनके पास ऑटोनोमिटी होती थी, और जिसके पास ऑटोनोमिटी होती थी उसका बड़ा नाम होता था। जैसे डीयू का एक कॉलेज है, आपने सुना होगा, सेंट स्टीफन कॉलेज। तो सेंट स्टीफन कॉलेज बहुत पहले से ऑटोनॉमस है। या कलकत्ता यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज।
तो भारत में अगर कोई ऑटोनॉमस कॉलेजेस होता था ना तो बड़ा नाम होता था उसका, क्योंकि ऑटोनॉमस का मतलब है कि वो कॉलेज बहुत ताकतवर, अपने आप में हर तरह का डिसीजन ले सकता है। डिसीजन मतलब वो उसका सिलेबस अपना चलेगा, वो अपना सिलेबस बना सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग किसी का अपॉइंटमेंट कर सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, अपने अकॉर्डिंग हॉलीडे डिसाइड करेगा, मतलब बहुत पावर होता है ऑटोनॉमस के। तो अब सरकार को लगा कि यार जितने भी भारत में जो भी कॉलेज है सबको ऑटोनॉमी दी जाए, पर ऑटोनॉमी देने के लिए गाइस आपको अपना स्तर बनाना पड़ेगा ना। हर एक कॉलेजेस को तो दिया, ऐसे में गवर्नमेंट ने टाइम फिक्स किया है 2035 तक, और भारत के जितने भी कॉलेजेस हैं, हर तरह के कॉलेजेस, कहा गया है कि आप आने वाले 10 साल में अपनी स्थिति को बेहतर करो, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करो, कैंपस ठीक करो, टीचर स्टूडेंट का रेशियो अच्छा करो, और ऐसा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऑटोनॉमिटी। तो ऑटोनॉमिटी मिलने से कॉलेज को फायदा होता है। अभी क्या है, अभी मान लीजिए क्या है, इसकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कॉलेज चलता है। यूनिवर्सिटी बोलेगा कि भैया एग्जाम जो है जुलाई में लेना है, जुलाई में ही होगा एग्जाम, रिजल्ट दिसंबर में आएगा, दिसंबर में। पर अगर कॉलेज ऑटोनॉमस होगा ना तो कॉलेज अपने लेवल पे फिर करेगा, वो अपना एग्जाम उसको जब मन करेगा तब करा लेगा, उसका जब मन करेगा रिजल्ट पब्लिश करने का तो रिजल्ट दे देगा। तो थोड़ा चीजें टाइमली हो जाएंगी, इसमें कोई दुमत नहीं। अगर कॉलेज ऑटोनॉमस होगा तो क्या होगा, चीजें अभी जो डिले होती हैं वो टाइमली हो जाएंगी, क्योंकि कॉलेज कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे फिर सब कुछ देखेगा। तो ये एक बात कही गई है, बड़ी बात है ये ऑटोनॉमस की जो बात की गई है, कि आने वाले 10-15 यानी 2035 तक ऐसा कहा गया है कि भाई भारत के जितने भी कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमिटी दी जाएगी। इसके साथ ही साथ गाइज हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अभी तक जो एक रिजिड पैटर्न है, अभी तक अगर इंडिया में आप देखिएगा तो जो एक रिजिड पैटर्न है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है। हमारे पास जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, या जो हमारा पठन पाठन का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो क्या है, थोड़ा रिजिड है ना। जैसे चाहे आप एडमिशन का प्रोसेस देख लीजिए, चाहे आप एग्जाम का रिजल्ट का, तो थोड़ा रिजिड, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है, थोड़ा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाना है कि भाई बच्चों को, छात्रों को, आखिरकार फायदा छात्रों को होना है ना, तो स्टूडेंट फ्रेंडली रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। इसके अलावा गाइस HEI, मैंने आपको बोला था HEI का मतलब क्या है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। H फॉर हायर, E फॉर एजुकेशन, I फॉर इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग। भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग, इसको सेटअप किया गया है अभी। इस और ये क्या करेगा, इसकी भारत में जितने भी प्रकार की शिक्षा है, मेडिकल और लॉ को छोड़ करके, यानी स्वास्थ्य और कानून की शिक्षा को छोड़ करके, भारत में जितना भी शिक्षा है, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, चाहे आपका टीचर एजुकेशन, जितने भी प्रकार की शिक्षा है ना, सबको गवर्न HEI करेगा। और HEI का ही पार्ट बन जाएगा आपका UGC और AICT, सब इसी के बॉडी बन जाएंगे। तो HEI अब भारत में एकमात्र बॉडी होगा जो पूरे भारत की शिक्षा को देखेगा, गवर्न करेगा कि किस प्रकार से भारत की शिक्षा को बेहतर बनाना है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइस ओपन डिस्टेंस लर्निंग, ऑनलाइन प्रोग्राम्स, इसको भी काफी बड़े स्तर पे किया जा रहा है। जो हमारा ऑनलाइन लर्निंग है या ओपन डिस्टेंस लर्निंग, इसमें भी आप देख रहे हो गाइस कि जैसे स्वयं स्वयं चल रहा है आजकल। स्वयं आप सब लोग जानते हो गाइस, स्वयं। ऐसे ही हमारा मूक चलता है, MOOC मूक। ऐसे ही हमारा NPTEL चलता है, NPTEL। तो गाइस ऐसे ऑनलाइन भारत सरकार के, यानी सरकार ने ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स ऑनलाइन है जहां आप गाइस हर तरह का कोर्स कर सकते हो। आप चाहे तो स्वयं पे कई तरह के कोर्सेस अवेलेबल है, आप ऑनलाइन कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो, ऑनलाइन आपको डिग्री मिल जाएगा। आप मूक पे, MOOC मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, वहां पे कई तरह कोर्सेज हैं। NPTEL पे कोर्सेज हैं। तो छोटे छोटे कोर्स करके आप अपने स्किल को बढ़ा सकते हो, और ये कोई भी कर सकता है। आपको एग्जाम भी ऑनलाइन होता है, डिग्री भी मिल जाती है। तो हम कहने का बात यह है इसकी जो ओपन लर्निंग है, ताकि घर बैठे आप पढ़ सको, घर बैठे पढ़ सको। जो मान लीजिए कॉलेज जाने में असक्षम है, वो घर बैठे पढ़ सके, इसकी व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइज हमारे पास ऑटोनॉमी की बात है, एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। तो भारत में जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेजेस दो तीन तरह के होते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूएंट और एक होता है एफिलिएटेड। तो विश्वविद्यालय के पास दो तरह के कॉलेजेस हैं, एक तो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसको आप कहते हो ना पूर्ण सरकारी, जो प्रॉपर सरकारी, पूर्ण सरकारी। एक होता है एफिलिएटेड, जो पार्शियली सेमी गवर्नमेंट कह लो,
या प्राइवेट कह लो, तो एफिलिएटेड कॉलेजेस जितने भी भारत में हैं उसको भी ऑटोनॉमिटी दे दी जाएगी 15 साल में। लेकिन मैंने आपको टर्म एंड कंडीशन बता दिया कि ऑटोनॉमी आपको तभी मिलेगी जब आप अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, जब आप सारे मानकों को पूरा कर लेंगे। जैसे आपके यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, आपके यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट का रेशियो ठीक हो जाएगा, आपके यहाँ पे लाइब्रेरी प्रॉपर हो जाएगी। तो अगर अच्छी व्यवस्था होगी तो आपको ऑटोनॉमिटी आने वाले 15 साल में मिल जाएगा, यानी 2035 तक। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी, यूनाइटरी यूनिवर्सिटी, है ना। अभी क्या है इस भारत में विश्वविद्यालय बहुत तरह के होते हैं। अगर आप भारत में देखिएगा ना तो इंडिया में लॉट मैनी टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज आर देयर। जैसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एक होता है, एक अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होता है, एक यूनाइटरी यूनिवर्सिटी। तो इन सभी चीजों को गाइस रिप्लेस करके अब भारत में बस एक यूनिवर्सिटी का ही कॉन्सेप्ट रहेगा। ये अलग अलग तरह के विश्वविद्यालय जो अभी होते हैं ना, ये सब खत्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी का दर्जा आपको मिलेगा अगर आप सारे मानकों को पूरा करोगे तो। ठीक है, इसके साथ ही साथ गाइस नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टुवर्ड्स अ मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन। कि गाइस एजुकेशन को हम होलिस्टिक कैसे बनाएं, हमारा जो एजुकेशन है उसको होलिस्टिक कैसे बनाएं, उसको मल्टीडिसिप्लिनरी कैसे बनाएं, उसको ह्यूमन सेंट्रिक कैसे बनाएं। क्योंकि जो हमारा शिक्षा है गाइस उसके लिए बड़ा जरूरी है कि मान लीजिए कि हम आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मोरल, थोड़ा एथिकल, थोड़ा एस्थेटिक, फिजिकल एक्टिविटी, तो हर एक चीज का इंटीग्रेशन होना चाहिए। यानी आपको ज्ञान के साथ साथ और भी चीजों पे मतलब विशेष आपका ध्यान रहे। ठीक है, तो उसका भी विकास हो, एजुकेशन आपको मिले, आपको नॉलेज मिल ही रहा है, बट नॉलेज के साथ साथ जो है और भी चीज़ों का जैसे कि मोरल वगैरह हो गया या इमोशनल है, इन चीज़ों पे भी आपका काम हो। इसके साथ साथ गाइस जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, जैसे IITs वगैरह हो गया, तो उसको भी मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए बोला गया है कि आप प्रयास करिए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है गाइस कि IITs में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को इनकॉर्पोरेट किया, ऐड किया जाएगा या किया गया है, शुरुआत हो चुकी है कि अब आप IIT से भी कोई ह्यूमैनिटी, खास करके हम लोग सभी लोग ह्यूमैनिटीज से हैं यहाँ पे, कुछ लोग संस्कृत से हैं, कुछ हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, एजुकेशन। तो अब IIT से जाके भी आप पढ़ाई भी कर सकते हो, वहां पढ़ा भी सकते हो, दोनों बात है। अभी तक IIT क्या था गाइस, सिर्फ साइंस के लिए लिमिटेड था कि साइंस के बच्चे ही जा सकते हैं वहां पे, साइंस के बच्चे। अब क्या है गाइस कि ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स को भी वहां पे वेलकम किया जा रहा है। तो ये होता है मल्टीडिसिप्लिनरी। और हमारे जो यूनिवर्सिटीज है, DU, JNU, जो आपके लिए जो आर्ट्स के लिए फेमस है, वहां पे भी आपको इंजीनियरिंग या टेक्निकल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो हर एक तरह के संस्थान को मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज पे ध्यान देना कि स्किल डेवलपमेंट भी आपका साथ के साथ हो। ठीक है, इसके साथ साथ गाइस एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट जोड़ा गया है, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट। अभी तक क्या था गाइस, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी तक क्या था कि आप मान लीजिए किसी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, और दूसरे साल मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई, या आपके घर पे कोई दुर्घटना हो गया, या आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया, कुछ भी हो गया। तो गाइस ऐसी स्थिति में क्या होता था कि हम लोग को ज्यादातर टाइम कॉलेज छोड़ना पड़ जाता था। मान लीजिए कि आप अभी कलकत्ता में रहते हैं और कलकत्ता में आपने रामकृष्ण मिशन कॉलेज में एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपका शादी हो गया केरला में। अब आप केरला चले गए तो आपका क्या हुआ, पढ़ाई में ब्रेक आ गया, पढ़ाई आपकी छूट गई। अभी तक यही होता था। तो ऐसे में गाइस अब एक नया चीज जोड़ा गया है, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। इसका मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में गाइस पढ़ाई करते हैं, फर्स्ट ईयर में किसी कारण छोड़ दिया, तो आप अपना ट्रांसफर ले सकते हो, कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आप कैलकाटा के किसी कॉलेज में हैं और आप अपना ट्रांसफर वहां से जो है मध्य प्रदेश के सतना में किसी कॉलेज में चाहते हैं तो हो जाएगा ट्रांसफर, यानी आप वहां सेकेंड ईयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये है। इसके साथ ही साथ गाइज ये भी जोड़ा गया है कि अभी तक क्या था गाइज कि अगर आप जब तक 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा नहीं करते तो आपको डिग्री नहीं मिलती। अब इसको बदल दिया गया है। अब अगर मान लीजिए 1 साल पढ़ाई करके आप छोड़ दिए तो आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। जैसे मान लीजिए कोई इंग्लिश का है तो उसको सर्टिफिकेट इन इंग्लिश मिलेगा 1 साल बाद।
अगर 2 साल पढ़ करके छोड़िएगा तो मिलेगा डिप्लोमा इन इंग्लिश, 3 साल पढ़ करके छोड़ेंगे आप तो मिलेगा बैचलर इन इंग्लिश, और 4 साल पूरा कर लीजिएगा यानी 4 साल का अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन पूरा कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बैचलर विथ रिसर्च या बैचलर विथ ऑनर्स इन इंग्लिश, और ये सभी विषय पे एप्लीकेबल। तो ये भी है गाइस कि अगर आपका पढ़ाई किसी वजह से छूट जाता है बीच में तो आपको समय आपका खराब नहीं होगा। ये नहीं होगा भैया कि दोबारा आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं होगी, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके साथ ही साथ गाइस जो हमारे पास और भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे म्यूजिक का हो गया, साहित्य है, फिलोसफी है, इंडोलॉजी है, थिएटर है, एजुकेशन है, अप्लाइड साइंस है, ट्रांसलेशन है, इन सभी को भी मजबूत किया जाएगा। जो हमारे देश में मान लीजिए म्यूजिक का डिपार्टमेंट है ना, म्यूजिक की पढ़ाई होती है कई जगह इंडोलॉजी यानी हिस्ट्री से रिलेटेड है, आर्ट है, डांस है, थिएटर है, ठीक है, अप्लाइड साइंसेस हैं, ट्रांसलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, तो इनको भी मजबूत किया जा रहा है। इसकी भी पढ़ाई आपको हर जगह मिले ऐसी व्यवस्था की जा रही है, ठीक है। बाकी ग्रेजुएशन आपको पता ही है गाइस 3 के जगह अब 4 साल का हो गया, तो ग्रेजुएशन को अब क्या कर दिया गया 4 साल का, पहले अभी तक 3 साल का था ना, तो 3 साल का अब यूजी खत्म हो गया, अब 4 साल का आपको मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर प्रोग्राम चल रहा है, और 4 साल का मैंने बता ही दिया आपको, 4 साल का यूजी करने पे जो है आपको मास्टर्स 1 ही साल का करना पड़ेगा, तो ये है 4 साल का हो गया। इसके अलावा गाइस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ये भी चला है, जिसमें आप अपनी आईडी वगैरह बना सकते हो, ठीक है। अभी तक क्या था गाइस कि हम लोग को अपने हाथ में कैरी करना पड़ता था ना सारे डिग्रीज वगैरह को, जो भी आपकी डिग्रीज हैं उसको हम लोग को क्या करना पड़ा, कैरी करना पड़ता था, तो उससे अब छुटकारा मिलेगा। यानी आपके जितने भी रिजल्ट्स हैं 10, 12, यूजी, पीजी, पीएचडी जो भी, आप उसको गाइस डिजिटली स्टोर कर लीजिए एबीसी पे। एबीसी क्या है, सरकार का ही इनिशिएटिव है, यूजीसी का इनिशिएटिव है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इससे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ये क्या है एबीसी, ए फॉर एकेडमिक, बी फॉर बैंक और सी फॉर क्रेडिट। तो एबीसी को गाइस एस्टैब्लिश किया गया है, इससे क्या है कि आप ऑनलाइन मतलब डिजिटली अपने रिजल्ट को स्टोर कर लीजिए। इससे क्या है कहीं भी आप जाइएगा ना एडमिशन के लिए, जॉब के लिए, तो जो आपका डिग्री वेरिफिकेशन है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो डायरेक्ट एबीसी पे ही हो जाएगा। अभी तक क्या था गाइस कि जहां हम जाते थे पूरा हमें बोरिया बिस्तर लेकर के जाना पड़ता था, 10, 12 यूजी, कई बार खो भी जाता था, ये भी होता था हमारे साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या होता था कि रास्ते में मान लीजिए छूट गया, खो गया, कोई डिग्री इधर उधर हो गई, बड़ी दिक्कत होती थी। तो इसको लेकर के एबीसी की स्थापना हो चुकी है, तो इस पे आप ऑनलाइन अपने मान लीजिए अकाउंट बना लीजिए, बहुत आसान है, आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, और उसके बाद आप अपने डिग्रीज को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। कहीं भी जाएंगे आप इंटरव्यू वगैरह में या एडमिशन के लिए, तो इसके माध्यम से भी आप वेरीफाई करा सकते हैं। इसके साथ ही गाइस 4 साल का जो प्रोग्राम हमारा चलेगा यूजी में, सर और एक ये डिजी लॉकर भी आजकल चल रहा है स्कूल लेवल में। हाँ स्कूल डिजी लॉकर भी, ऐसे कई सारे ना 3-4 हैं, एबीसी भी है, डिजी लॉकर भी है, ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। हाँ सर। ठीक है सर अपार आईडी भी चल रहा है, अपार आईडी। अपार आईडी है, मल्टीपल चल रहे हैं, सिर्फ एक नहीं, कहीं पे भी आप कर सकते हो। तो ये भी एक है, एबीसी भी हमारा कॉलेजेस लेवल पे चल रहा है। इसके साथ ही गाइस जो हमारा 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया, आपको पता ही है, मास्टर सब 1 साल का हो गया ना, जो 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसके लिए एमए 1 ही साल का है। और अब तो एक चीज और ऐड किया गया है कि जो विद्यार्थी 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा ना, वो डायरेक्ट पीएचडी में भी जा सकता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि अब जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर लेगा वो डायरेक्ट अगर चाहे तो भैया ग्रेजुएशन के 4th ईयर में यूजीसी नेट क्वालिफाई करके डायरेक्ट पीएचडी में जाएगा बिना एमए किए। तो ये नया चीज ऐड हुआ है, यानी अगर आप 4 साल वाला ग्रेजुएशन में है और चौथे साल में या तीसरे साल में आपने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया, जो हम लोग कर रहे हैं अभी तैयारी उसकी, तो वो डायरेक्ट पीएचडी में जा सकता है या डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ये भी एक ऐड किया, क्योंकि 4 साल का ग्रेजुएशन है ना, तो उसके लिए यूजीसी नेट, अब जो बच्चे बीए 4th ईयर में है ना, उनके लिए भी वो लोग भी अब एलिजिबल है यूजीसी नेट के लिए। तो ये भी एक चीज ऐड किया गया है नया। इसके साथ ही साथ गाइज हमारे पास जो बड़े बड़े संस्थान हैं सरकारी, जैसे आईआईटीज वगैरह हो गया, आईआईएम है ना,
तो उसको मेरू, मेरू क्या है गाइस, एक मेरू नाम की संस्था बनाई गई है भारत में, मेरू, MERU। मेरू मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। अभी तक गाइस भारत में रिसर्च यूनिवर्सिटी कह के कुछ नहीं था, इक्का दुक्का था, बट बहुत नाम मात्र का। अब क्या है गाइस, रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना। अब भारत में आपको कई सारे रिसर्च यूनिवर्सिटीज मिलेंगे जहां पे सिर्फ और सिर्फ PhD ही होगा, सिर्फ और सिर्फ लैब का काम होगा, सिर्फ और सिर्फ रिसर्च होगा। इसका मेन ध्येय उद्देश्य यही है, पर्पस यही है कि भारत में अच्छे रिसर्च निकल के सामने आए। अच्छे मतलब क्वालिटेटिव, कुछ मतलब आउटपुट अच्छा निकले, ताकि हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड को मीट कर सके, कुछ अच्छे फाइंडिंग्स आ सके। तो ऐसे में गाइस मेरू की स्थापना की गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जहां पे मेन पर्पस होगा भैया कि वहां पे रिसर्च आप कर पाएंगे, रिसर्च कुछ नया पता करते रहिए। तो इससे क्या होगा कि एक हम लोग इंटरनेशनली भी हमारा नाम होगा, नए नए फाइंडिंग्स निकलेंगे ना, तो इसलिए। इसके अलावा गाइस जो हमारा भारत का उच्चतर शिक्षा आयोग बना है HEI, उसका मेन फोकस यही है कि भारत में रिसर्च का माहौल बन जाए, भारत में इनोवेशन का माहौल हो जाए, अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स आ जाएं, ठीक है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर आ जाए, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हमारा पठन पाठन हो जाए। मतलब मिला जुला के रिसर्च को प्रमोट करना, रिसर्च को प्रमोट करना। तो रिसर्च को प्रमोट करने पे सरकार का इस बार मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई रिसर्च को प्रमोट करो, भारत में शोध को बढ़ावा दो। तो इस चीज के लिए बड़ी मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है इसको लेकर के। इसके अलावा स्टार्टअप आप देख रहे हो गाइस, स्टार्टअप पहले भारत में स्टार्टअप करके कुछ भी नहीं था, 2015 से पहले स्टार्टअप ऐसा कोई वर्ड भी हम लोग नहीं ऐसा था, कोई ऐसा डिक्शनरी में। पर एक नया वर्ड आया है स्टार्टअप। तो स्टार्टअप का मतलब क्या है कि आप कुछ नया इनोवेट करो, कुछ नया देखो, क्या नया आप मार्केट को दे सकते हो, पब्लिक को दे सकते हो। तो आजकल देख ही रहे हो आप कितने सारे स्टार्टअप्स आ गए। आइडिया जनरेट करो कि भाई क्या आइडिया हो सकता है, उस आइडिया पे काम करिए। मिला जुला के बेरोजगारी को खत्म करने का यही सब तरीका है, आत्मनिर्भर भारत जिसको आप कहते हैं। तो स्टार्टअप, तो उसके लिए भी गाइस कॉलेजेस में अब ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है ना, बच्चे मतलब स्कूल लेवल से ही ये सब सिखाया जाता है आजकल। देन गाइस एक पॉइंट आता है ऑप्टिमम लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी गाइस जो हमारा हमारा जो परिवेश है। अच्छा पहले क्या होता था गाइस कि बच्चे स्कूल जाने से कई बार डरते भी थे, क्योंकि पिटाई बहुत होती थी या बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता था। अब थोड़ा सा क्या है गाइस कि ये कहा गया है कि भाई जो स्कूल या कॉलेजेस का माहौल है ना, उसको थोड़ा सा हल्का बनाओ, ऐसा बनाओ कि बच्चे स्कूल आना चाहें, बच्चे क्लास अटेंड करना चाहें, उनको प्रेशराइज करके अटेंडेंस नहीं, वो खुद से आना चाहें, ऐसा माहौल बनाइए, ऐसा करिकुलम बनाइए, ऐसी सिलेबस, ऐसी पेडागोजी कि इंटरेस्ट ले, स्टूडेंट का इंटरेस्ट आए, उसकी रुचि आए, उसको लगे कि यार मुझे कॉलेज जाना है, उसको लगे कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे क्लास अटेंड करना है। ऐसा मतलब लर्न विथ फन जिसको आप कहते हो, लर्न विथ फन, या आप जिसको इंफोटेनमेंट कहते हो कि एंटरटेनमेंट के साथ आपको इंफॉर्मेशन और एजुकेशन मिल रहा है। तो उस चीज को भी, ताकि हमारा लर्निंग आउटकम भी ज्यादा हो, ज्यादा सीख भी सकें, बच्चों को भी हर तरह का सपोर्ट मिल जाए, और हमारा अटेंडेंस भी अच्छा हो, सब लोग स्कूल कॉलेज आए। और जो हमारा CBCS है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, आप में से ज्यादातर लोग इसी में रिजल्ट आया है ना सबका ग्रेजुएशन में। अब CBCS, जिसके तहत हम लोग अपने मनपसंद सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा रिवाइज किया गया है, थोड़ा नए तरीके से अब लाया जाएगा। माने इवैल्यूएशन का जो तरीका है, मूल्यांकन का जो तरीका है, जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, उसको भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, थोड़ा इजी बनाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस एग्जाम्स को कॉन्टिन्यूअस करना, कॉम्प्रिहेंसिव करना, ठीक है। और एग्जाम कहीं ना कहीं गाइस थोड़ा ऐसा ना हो कि जैसे बहुत प्रेशर हो जाता है ना एग्जाम के टाइम, तो थोड़ा ऐसा एग्जाम हो कि प्रेशर कम हो, है ना, थोड़ा प्रेशर कम हो, और जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टिंगली एग्जाम दें। तो इस तरह का थोड़ा परीक्षा का पैटर्न बनाया जा रहा है। क्लासरूम को बेहतर करना, ठीक है, तो क्लासरूम हमारा अच्छा हो, स्मार्ट क्लासरूम हो, डिजिटल बोर्ड्स वगैरह हो, ठीक है, हम लोग सारे टेक्निकल एड्स को यूज करें क्लासरूम में, वो भी बड़ा जरूरी है। करियर काउंसलिंग हो, करियर काउंसलिंग ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कॉलेजेस वगैरह में गाइज ये भी हो कि हफ्ते में एक आध दिन करियर काउंसलिंग के लिए किसी को बुला लो, कि वो करियर के लिए आपको काउंसल करें कि आगे आपको क्या करना है, क्या चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, ओपन डिस्टेंस लर्निंग,
इसके बाद गाइज एक पॉइंट आता है इंटरनेशनलाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीयकरण। अभी क्या है गाइज कि हम लोग इंडिया में हैं, तो इंडिया का जो सिलेबस है वो बड़ा रटा रटाया था ना अभी तक। तो ऐसे में गाइज अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं गाइज कि विश्व में भी हमारा रैंक हो। अभी जो इंटरनेशनल रैंकिंग होता है ना कॉलेजेस का, उसमें भारत का कोई कॉलेज टॉप 500 में भी नहीं होता, यानी इवन आईआईटी तक को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। जो हमारा इंटरनेशनल रैंकिंग होता है ना, उसमें टॉप 500 में भारत का कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब 500 के बाद आता है आईआईटीज वगैरह भी। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, एक हम तो ये कहते हैं भाई कि भारत जो है शिक्षा के लिए जाना जाता है, भारत रिसर्च के लिए विश्व गुरु एंड ऑल। और जब रैंकिंग होती है तो हमारा कोई कॉलेज टॉप 100 तो छोड़ो, टॉप 100 में भी नहीं है। यानी शुरू के 500 विश्वविद्यालय में भारत का एक विश्वविद्यालय भी नहीं है, तो ठीक बात नहीं। तो इसको लेकर गाइस इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि सरकार जो है वो टॉप 100 में हो। ठीक है, इसके लिए गाइस कई तरह के इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं। जैसे कई सारे अंतरराष्ट्रीय छात्र हैं जो इंडिया में पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आके भारत में पढ़ते हैं, तो उनके लिए गाइस थोड़ा चीज़ों को आसान बनाना, जैसे वीज़ा वगैरह जो है तो वो। और भारत से जो बच्चा मान लीजिए बाहर पढ़ना चाहता है, तो जो मान लीजिए कि आप इंडिया में ग्रेजुएशन आपने कर लिया और आप पीएचडी जो है बॉस्टन से करना चाहते हैं या मिसिसिपी से करना चाहते हैं, तो कहीं से भी देश, तो उसके लिए भी व्यवस्था सरकार थोड़ा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड ये करे कि कोई इंडिया का भी विद्यार्थी बाहर जाना चाहता है तो इजीली जा सके, बहुत टफ ना हो। जैसे अभी बहुत टफ है, कई सारे मतलब नियम कानून है, तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए ताकि भारत से ज्यादा बच्चे बाहर जाए और बाहर के बच्चे भी भारत आना चाहते हैं भारत आके। इसके साथ साथ भारत को ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन और यूके जाना चाहते हैं ना, अभी हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग यूएस और यूके जाकर के जो है पढ़ें, कनाडा जाके पढ़ें। तो भारत ये चाहता है कि भाई भारत को हम लोग ग्लोबल डेस्टिनेशन बना सकते हैं क्या, कि विश्व का बच्चा ये चाहे कि भाई हम भारत जाके पढ़ेंगे, इंडिया में जाके पढ़ेंगे, इंडिया में हम पीएचडी करेंगे। आप समझ रहे हैं? अभी हम लोग क्या चाहते हैं, अभी अगर आपको मौका मिल जाए कि आप कनाडा जाके पीएचडी करो तो आप चले जाओगे। अभी आपको मौका मिले कि आप यूएसए में जाके पीएचडी करो, चले जाओगे। यूके में, ब्रिटेन में चले जाओगे। पर वहां का बच्चा सोचता होगा ये बात कि भैया भारत जाके पीएचडी कर लेते हैं? नहीं सोचता होगा, क्योंकि इंडिया का वैसा कोई इमेज नहीं है हायर एजुकेशन में। आप कभी ये सोचिएगा कि जाकर के नेपाल में पीएचडी कर लेते हैं? आप में से कितने लोगों का ये सपना है कि हम नेपाल में जाके पीएचडी कर लेते हैं? या हम जो है मान लीजिए जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनका एजुकेशन बहुत नाम नहीं है, हम लोग कभी भी तो यही चाहेंगे ना कि बेहतर से बेहतर जगह पे पीएचडी हो या हायर एजुकेशन हो। तो भारत अब ये चाह रहा है कि भारत को ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन बनाया जाए। ग्लोबल स्टडी कि पूरे विश्व का छात्र भारत आना चाहे, आए और यहाँ पीएचडी वगैरह करे, रिसर्च करे। ठीक है, इसके साथ साथ गाइस रिसर्च और टीचिंग कोलैबोरेशन, फैकल्टी स्टूडेंट एक्सचेंज। जैसे आप देख रहे हैं गाइस कि कई सारे टीचर्स को, स्टूडेंट को विदेश भेजा जा रहा है, विदेश जाकर के वो ट्रेन पढ़ रहे हैं वहाँ के सिलेबस वगैरह को। तो कोलैबोरेशन भी चल रहा है आजकल, कोलैबोरेशन भी तो चल रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि भारत का कोई यूनिवर्सिटी है, अब भारत का यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, विदेश के यूनिवर्सिटी से क्या कर रहा है, कोलैबोरेट कर रहा है। और कोलैबोरेट करके क्या कर रहा है कि वो वहाँ के बच्चों को कभी अपने पास बुलाता है, कभी भारत के बच्चों को वहाँ भेजता है, आपस में लेक्चर वगैरह भी चलता रहता है। तो इससे क्या है कि कोलैबोरेशन, कि भारत का जो यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन कर सकता है, ये भी एक नया डोर ओपन हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ गाइज हमारे टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, उसको प्रमोट करना ताकि हमारा, जैसे मैंने अच्छे कैंपसेस बनाए जाए। ठीक है, और जो भारत के गाइज जो अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे मतलब जिसका नाम है बहुत, तो उसको गाइज मदद दे करके भारत के बाहर भी सेटअप कर सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए हम जा
करके अफगानिस्तान में भी सेटअप कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? अफ्रीका में कर सकते हैं क्या? तो बीएचयू अपना भाषा कैंपस अफ्रीका में खोल सकता है क्या? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बड़ा नाम है, अफगानिस्तान में हो सकता है क्या? अमेरिका में हो सकता है क्या? कनाडा में हो सकता है क्या? तो ऐसा भी, ताकि एक मतलब इंटरनेशनली हमारा एक रिकॉग्निशन हो। तो ये भी एक की जा रही है, ऐसा भी एक सोच है। भारत में अपने कैंपस खोलेंगे, इसके लिए भी मतलब परमिशन में हो सकता है आपको ये देखने को मिले कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है वो भारत में आकर के अपना संस्था चला रहे हैं। ये भी अब आपको देखने को मिलेगा। पेशेंट तो बच्चों का जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाना, हॉस्टल फैसिलिटी, आजकल बच्चे बड़े स्ट्रेस में जाते हैं, ट्रॉमा में, डिप्रेशन में, तो उसके लिए क्लासेस चलाना कि भाई वो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। स्टूडेंट्स के लिए हर जगह स्पोर्ट्स का क्लब हो, एक्टिविटी क्लब हो, इको क्लब्स हो, कम्युनिटी सर्विस हो, ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह का माने दिक्कत ना हो। तो उसके लिए जो गाइस पिछड़े बच्चे हैं, CST OBCs या आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको फेलोशिप देना है, स्कॉलरशिप देना या मुफ्त में शिक्षा प्रदान करना, ये भी है। इसके साथ गाइस कैपेबल फैकल्टोलॉजिकल अप्रोचेस को बेहतर करना। मान लीजिए मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो बात पता लगता है, तो ऐसे में गाइस टीचिंग के पेडागोजी को बेहतर करना, टीचर्स का ट्रेनिंग को अश्योर करना, है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना, क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर हर जगह पे हो, ठीक है, लाइब्रेरीज हो, लैब्स हो, क्लासरूम अच्छा हो, प्लीजेंट हो, कैंपस अच्छा हो, ग्रीन हो। तो ये सब का भी ध्यान दिया जा रहा है। टीचर्स को कैपेबल बनाया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जाए समय समय पे, ठीक है। पहले क्या होता था, एक बार आप टीचर बन गए या एक बार आप प्रोफेसर बन गए, फिर जीवन भर आपकी कोई ट्रेनिंग ही नहीं होती थी, आप अपना पढ़ो पढ़ाओ। पर अब क्या है गाइस, अब तो टीचर्स की भी ट्रेनिंग होती है, जीवन भर होता रहेगा आपका ट्रेनिंग, या कॉलेजेस में भी आप हो तो कुछ ना कुछ कोर्सेस होता रहता है। इसके बाद गाइस एक पॉइंट आता है, इक्विटी एंड इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन, यानी गाइस कि किस प्रकार से हम अपने उच्च शिक्षा को इक्वालिटी का भाव कैसे आएगा, या हम कह लें कि हर तरह का इंक्लूजन, समावेश। तो एक कुछ तो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे फंड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फंड देना, स्पेशल एजुकेशन जोन बनाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था ना लास्ट क्लास में, ग्रेटर नोएडा एक जगह है, आप लोग जानते होंगे। तो ग्रेटर नोएडा में एक जगह है नॉलेज पार्क, ठीक है, दिल्ली के पास एक जगह है ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा में एक जगह है नॉलेज पार्क। तो नॉलेज पार्क जब आप जाइएगा, तो नॉलेज पार्क में कम से कम 100-150 से ज्यादा आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज मिला के मिल जाएगा। मतलब नॉलेज पार्क में जब आप घूमेंगे ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ संस्था ही मिलेगा। इसको क्या कहते हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन। माने एक ऐसा जगह बना दिया सरकार ने कि आप वहां जाइएगा तो 5-10 किलोमीटर तक सिर्फ आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ही मिलेंगे। तो ऐसा हम पूरे भारत में कर सकते हैं क्या? जिस प्रकार से ग्रेटर नोएडा का नॉलेज पार्क है, उस प्रकार से बिहार में भी ऐसा कोई नॉलेज पार्क हो सकता है क्या? बंगाल में भी ऐसा कोई नॉलेज पार्क हो सकता है क्या? महाराष्ट्र में भी ऐसा कोई हो सकता है क्या? तो ऐसा नॉलेज पार्क यानी स्पेशल एजुकेशन जोन हम बना सकते हैं क्या, कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मिले, कि स्टूडेंट वहां पे जाए तो हर तरह का उसको सुविधा मिल जाए पठन पाठन का। तो इस पे भी फोकस है गवर्नमेंट का। स्कॉलरशिप मिल जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले सभी को, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल पार्टिसिपेशन वगैरह हो गया। तो ये है, क्योंकि देखिए बिना आर्थिक मदद के कैसे पढ़ोगे, सबके पास तो पैसा नहीं है ना। हम में से कई लोग हैं जो JRF करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग बड़े निर्भर है ना, कि हमें JRF मिलेगा तो हम अच्छे से PhD कर पाएंगे, है ना, या कोई फेलोशिप हमें मिल जाए तो हम अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। तो फेलोशिप बड़ा जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा गाइस और भी कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि हमें स्कॉलरशिप हो गया, फेलोशिप हो गया, या मान लीजिए कि हायर एजुकेशन
एजुकेशन प्रोग्राम्स को और बेहतर बनाना, भारतीय भाषा को प्रमोट करना, जो मान लीजिए हमारे दिव्यांग सर वॉइस नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? यस सर, सर अब आवाज आ गई सर। सर अब आ रही है। तो ये सारी चीजें गाइस कि वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करना। वोकेशनल मतलब क्या है गाइस? व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा बड़ा जरूरी है। अगर आपको व्यावसायिक शिक्षा दिया जाएगा ना, वोकेशनल एजुकेशन, तो कम से कम आप बेरोजगार नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ अपना मतलब कि जुगाड़ कर ही लोगे आप। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को गाइस किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं कि ये है। इसके अलावा एनआरएफ, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो ये है। मतलब कई सारी ऐसी संस्थाएं हैं गाइस जो हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है, जिसमें क्या है कि आपको कई तरह की चीजें मतलब मिल जाती हैं, है ना। तो ये है। अच्छा, ये जितने भी बॉडीज हैं ये बड़े जरूरी हैं, जैसे जैसे एनआरएफ है या नैक है या एनबीए है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिशन। तो ऐसे कई सारे संस्थान हैं जिसको बनाया गया है, जो समय समय पे मान लीजिए कि आपका कॉलेज को असेसमेंट वगैरह कर सके कि कॉलेज में क्या दिक्कत चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है। तो ये होना जरूरी भी। तो इस तरह के कई सारे कमिटीज हैं, कई सारे बोर्ड्स हैं जो आपके कॉलेजेस को इवैल्यूएट करेगा। समय समय पे कॉलेजेस का भी इवैल्यूएशन होगा कि कॉलेज सारे मानकों को मान रहा है कि नहीं मान रहा है ना। तो ये सारी चीजें हैं जो कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। जैसे एनबीए है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिशन, तो साल में एक बार एनबीए क्या करता है कि भारत के जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे विजिट करता है। ये देखता है कि आपका लैब अच्छा है कि नहीं, आपके यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का रेशियो ठीक है कि नहीं, आपके यहाँ पे क्लासरूम में प्रॉपर प्रोजेक्टर वगैरह लगा है कि नहीं लगा है। ऐसे ही नैक है, नैक भी साल में एक बार विजिट करता है। तो जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए ये मानव का एक नेचर होता है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मान लीजिए कि आपने आपने से किसी एक ने मुझे टोक दिया मतलब पॉइंट आउट कर दिया कि सर आप जो पढ़ा रहे हो ना, थोड़ा सा सर और कुछ नई बातें बताइए, मजा नहीं आ रहा। तो जब आप मुझे ऐसी कुछ बात बोल दीजिएगा, मेरे दिमाग में वो आ जाएगा कि यार मुझे अपने आप में अपडेट करना है। और अगर आपको कोई बोलने वाला नहीं होगा ना, तो आप एज इट इज जैसे चल रहा है दुनिया वैसे चलाओगे। तो इसी प्रकार से जो कॉलेजेस हैं या जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उनके ऊपर कोई नहीं रहेगा ना देखने वाला, तो क्या करेगा, वो अहित करने लग जाएगा। अहित मतलब फिर उसको जो मन करेगा वही करेगा। तो इसलिए सरकार क्या करती है, ऐसे कई सारे बोर्ड्स बना रखा है। जैसे आप देखते हो कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ नैक का आपको A+A ऐसा करके आपको मिलता है ना, नैक नैक देता है ना A+। ऐसे ही एनबीए वगैरह कई सारे ऐसी जो आपको गाइस साल में एक बार आकर के इवैल्यूएट करते हैं। और अगर ऐसा देखा जाता है कि भाई आपके यहाँ से कोई कंप्लेंट है या किसी प्रकार की दिक्कत है, तो ब्लैक लिस्ट भी किया जाता है, आपका ग्रेड भी कम कर दिया जाता है, और आपको कई तरह के मतलब कई तरह के फंड्स वगैरह रोक दिए जाते हैं। या मान लीजिए कई सारी चीज़ों में कुछ कोर्सेस हैं उसको आपके यहाँ पे बैन कर देगा, ये कोर्स आप नहीं चला सकते, तो कॉलेज का घाटा होता है फिर। तो इसलिए गाइज ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो बोर्ड्स हैं, क्योंकि अब क्या है कॉलेज ऑटोनोमस हो जाएगा। तो ऑटोनोमस कॉलेज जो है, जैसे एक एक साउथ इंडिया में एक खेल होता है जल्लीकट्टू। आप में से कोई साउथ इंडिया से हैं क्या? यहाँ पे कोई एनीबडी फ्रॉम साउथ इंडिया? ओके। तो साउथ इंडिया में जैसे हमारे यहाँ पे 14 जनवरी को क्या होता है, 14 जनवरी को क्या होता है भारत में, हमारे यहाँ मतलब पूर्व और पश्चिम भारत और उत्तर भारत में क्या होता है 14 जनवरी? संक्रांति। मकर संक्रांति। संक्रांति से। मकर संक्रांति। तो हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ इंडिया में या ईस्ट इंडिया में मकर संक्रांति होता है, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में जल्लीकट्टू होता है। तो जल्लीकट्टू में क्या होता है पता है? जल्लीकट्टू में क्या होता है, सांड समझते हैं? सांड, जो गाय बैल और सांड, सांड समझते होंगे आप लोग, मेल जो होता है। तो जल्लीकट्टू में क्या है ना, वो एक गेम होता है, वहाँ का सांस्कृतिक गेम है। खास करके कर्नाटका की तरफ ये होता है, केरला कर्नाटक।
तो वहां का ये सांस्कृतिक गेम है कि 14 जनवरी 15 जनवरी को वो लोग क्या करते हैं कि बड़ा सा एक मैदान होता है और उस बड़े मैदान में क्या करते हैं ना, 2-3 सांड को छोड़ देते हैं और उसमें एक ऐसा गेम होता है ना कि कई सारे इंसान है जो मान लीजिए एक मैदान है, उस मैदान में मान लीजिए कि बहुत तरह के पब्लिक है और उस पब्लिक में सांड को, और उस सांड से बचना है, उससे निकलने का भी रास्ता होता है। बड़ा जानलेवा गेम है वो जो है उस पर कई अभी कोर्ट में केस भी चला 2017-18 में। तो हाई कोर्ट ने कहा कि इस गेम को बंद कर दीजिए, तो वहां के लोगों ने बहुत विरोध किया क्योंकि ये बड़ा जानलेवा गेम है, कई लोगों की जान भी चली जाती है। क्योंकि आप समझ रहे हैं, एक सांड है और एक फील्ड है और वो पूरा चारों तरफ से लॉक कर दिया जाता है और उसमें इंसान को बच के भागना है, तो कई लोगों की जान जाती है। तो उसी प्रकार से अब जैसे खुला हुआ सांड, अगर मान लीजिए किसी सांड को खुला हुआ छोड़ दीजिएगा तो क्या करेगा, आप समझ ही सकते हैं। तो उसी प्रकार से भारत के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी जो है, अगर नैक और एनबीए नहीं हो, अगर नैक और एनबीए या मान लीजिए इस तरह के गवर्निंग बॉडी ना हो, तो उसी प्रकार से जल्ली कट्टू की तरह खुला सांड की तरह हो जाएगा और किसी को दबा के बढ़ जाएगा आगे। ये मानव का एक साइकोलॉजी भी होता है और संस्था भी ऐसा ही करती है। अगर उसके ऊपर गवर्निंग बॉडी ना हो तो खुला सांड की तरह है, वो किसको कुचलेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हो सकता है हम ही को कुचल दे, आप ही को तो उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है, ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि इस तरह के जो मॉनिटरिंग बॉडीज हैं, जैसे अभी यूजीसी है, तो यूजीसी से थोड़ा डरता है कॉलेज वगैरह, यूजीसी से थोड़ा डरता है कि भाई यूजीसी मान लीजिए ब्लैक लिस्ट कर देगा, बैन कर देगा, कार्रवाई हो जाएगी। अब क्या है, ओटोनॉमस होने के बाद तो बहुत पावर आएगा, कॉलेजेस के पास बहुत पावर आएगा, तो पावर आने के बाद वो वही हो जाएगा ना, खुला सांड की तरह। तो ऐसे में एनबीए, नैक या इस तरह के जो रैंकिंग फ्रेमवर्क्स हैं वो थोड़ा इस पे रोक लगाएंगे, थोड़ा उसको डर रहेगा कि भाई मैं ब्लैक लिस्ट हो सकता हूँ या मेरे में कुछ बैन हो जाएगा, कुछ मेरे पे जुर्माना लग जाएगा, है ना। तो इस तरह की चीजें हैं, ये जरूरी है हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो हम मिला जुला के कह सकते हैं गाइस कि एनईपी एक काफी अच्छा है, बहुत मतलब भारत के शिक्षा को बदलने के लिए, क्वालिटेटिव कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए और भारत की दिशा और दशा को ठीक करने के लिए अच्छा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत स्कोप भी है, नई नई चीजें भी निकल करके सामने आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी ना। अब आप ये लगाइएगा इसकी हर जगह पे, मान लीजिए जैसे मैं इंग्लिश का हूँ, कोई यहाँ पे हिंदी का है, कोई संस्कृत का है, कोई इकोनॉमिक्स है। अब मान लीजिए कि इंग्लिश हर तरह के कॉलेजेस में आएगा, हर तरह के कॉलेजेस में, मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी इंग्लिश होगा, या मान लीजिए कि मैनेजमेंट के कॉलेज, तो हर जगह पे प्रोफेसर की जरूरत होगी, इंग्लिश के फैकल्टी की जरूरत, तो आपका अपॉर्चुनिटी वहाँ पे खुला पढ़ाने के लिए। संस्कृत मान लीजिए हर जगह होगा, तो वहाँ पे संस्कृत की फैकल्टी की भी जरूरत होगी। तो फायदा है, ऐसी बात नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत आएगा, है ना। तो अपॉर्चुनिटी से बहुत अच्छा है, बहुत कुछ बदला भी है। तो हम कह सकते हैं इन वन वर्ड कि एनईपी 2020 मतलब बेनिफिशियल है और विजनरी है, दूरदर्शी है। तो ये सारा चीज था, है ना। बाकी आप में से किन्हीं है तो आप बताइए, किन्हीं को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हैं। मेरी तरफ से इतना है। सर एक डाउट है मेरा। हेलो सर। हाँ बताइए अंकित जी। जैसे हमको ओपन से हमको बीए करना है मान लीजिए, या कुछ भी करना है, तो कैसे अप्लाई किया जाएगा, स्वयं के द्वारा या कोई साइट या कुछ जिसके द्वारा मैं स्वयं बीए नहीं कराता है अंकित जी, स्वयं जो है ना छोटे छोटे कोर्सेज कराता है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स कराता है। बीए तो एक डिग्री हो गई ना, तो बीए के लिए आप इग्नू से अप्लाई करिए ना, इग्नू से करिए, इग्नू कराएगा आपको बीए इग्नू से करिए। या इग्नू से नहीं कर सकते तो आजकल कई सारे यूनिवर्सिटीज अपना ओपन सेंटर खोला हुआ होता है, जैसे डीयू का अपना एसओएल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एसओएल है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहां से कर लीजिए। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का अपना एसओएल है, वहां से कर लीजिए। तो आजकल इग्नू तो खैर है ही, इग्नू तो खैर आप कर ही सकते हो। इग्नू के अलावे भी भारत में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने अपने ओपन सेंटर खोल रखे हैं, तो वहां से भी आप कर सकते हो। बट इग्नू किसे करिए, इग्नू ज्यादा अच्छा है, इग्नू में अप्लाई कर दीजिए ना, अभी तो होगा ही अब तो। क्या है ओपन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है मैम। आपका एडमिशन बंद हो गया सर इग्नू से। तो साल में 2 बार होता है ना मैम, अब फिर होगा कुछ दिन बाद, साल में 2 बार एडमिशन होता है इग्नू का। तो अब सर सितंबर में है सर।
हाँ तो आ गया अब सितंबर, तो अप्रैल तो हो ही गया, 2 महीना बाद होगा, मई जून जुलाई का। मतलब कौन कौन से मंथ में होता है, जानकारी है आपको? बताइए सरिता मैम, इग्नू की प्रोडक्ट है, बताइए कौन सा कब होता कोर्स है? करना है आपको? एक सितंबर में होता है यूजी। और एक साथ जून सेशन है। जून, तो जून अच्छा तो आने ही वाला है। नहीं मतलब जी। 2 बार एडमिशन होता है ना, एक दिसंबर सेशन है, एक जनवरी सेशन है। तो हाँ, अभी जून में होगा? दिसंबर एंड जुलाई सेशन है, तो सितंबर और जुलाई में एडमिशन होता है, तो अभी हो जाएगा, जुलाई में आप लीजिएगा, जुलाई में होगा। जून जुलाई में तो मुझे भी सर ध्यान वो है कि होता है। सर जून में तो एग्जाम्स होंगे ना अब तो। तो एग्जाम के बाद तो होगा, जुलाई में अगस्त में एग्जाम के बाद होगा, और क्या, एग्जाम के बाद तो होगा ना सर एक दिसंबर। भोज यूनिवर्सिटी भी है ना, भोज यूनिवर्सिटी, हाँ वो किस क्या कर रहा है? जी मैम, भोज। भोज सर, भोज BHOJ। भोज सर। हाँ तो क्या बी एच मतलब, ओ यू नहीं, BHOJ भोज है सर। तो भोज से क्या करना है? वही जैसे सर आपने जैसे कहा इग्नू है ना, यूजी वो शायद होता जैसे है। इग्नू है सर, ऐसे ही है। अच्छा, सर उन्हें मतलब मेरे हिसाब ओपन। से ग्रेजुएशन करना होगा, इसीलिए वो कह रहे हैं। अंकित जी आप जून के बाद एक्टिव हो जाइएगा, जून के बाद कभी भी आपका एडमिशन आ जाता है, जुलाई लास्ट तक, अगस्त में। तो अभी तो मई अप्रैल आ ही गया, तो जून के बाद इग्नू वगैरह में एडमिशन होगा जुलाई में, तो उसमें ले लीजिएगा आप। सर मेरा ये कहना है, जैसे मान लीजिए मैं एक सेकंड ऑप्शन की तरह उसको करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बीएससी किया हुआ है, बीएससी के बाद मैंने एमए संस्कृत किया, समझ रहे हैं? बीएससी के बाद मैंने बीएड किया, और बीएड के बाद मैंने एमए संस्कृत किया। जैसे मान लीजिए मुझे सेकंड ऑप्शन के लिए मुझे करना है यूजी, ताकि मैं टीजीटी अप्लाई कर सकूं संस्कृत नहीं से ही। आपने बीएड जब कर लिया तो आप क्या टीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं है? सर आपने टीजीटी पर मैं गणित नहीं पढ़ाना चाहता, साइंस नहीं पढ़ाना चाहता मैं, ऐसा। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, क्या दिक्कत है उसको पढ़ाने में? उसे पढ़ाने में सर बस नहीं पढ़ाना चाहता, मतलब नहीं है इंटरेस्ट अब। आप एक बात बताइए, हम जो जीवन में चाहते हैं वो हमें मिल जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है, पर हो भी सकता है। और जीवन में आप जो चाहते हैं वो आपको कई बार नहीं ही मिलता है, लेकिन जो मिलता है उसी को आप अपना मान लेते हैं, तो आपका जीवन बेहतर हो जाता है ना। तो ऐसा ठीक है, आप जो कहना चाह रहे हैं वो एक अच्छी बात है, बट 3 साल लगेगा फिर यूजी में, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो 3 साल आपको जी फिर से लगेगा, बट बहुत ज़्यादा भटकाव से अच्छा है कि आप मतलब क्योंकि अब मास्टर्स भी हो गया, तो आप तो अब टीईटी पीईटी दोनों के लिए एलिजिबल है, और आप नेट भी कर रहे हो, तो थोड़ा फोकस होकर के जॉब पे करिए ट्राई, क्योंकि देखिए एज भी तो निकलता है ना, समय जी रहते सर। कुछ कर लेना बड़ा जरूरी है। जी सर। समय रहते कर लेना, इसके लिए क्या है, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एडमिशन ले लीजिए आप, लेकिन अगर मैथमेटिक्स या साइंस में भी अगर आप कर सकते हैं कहीं पे जॉब, अगर आपको स्कूल वगैरह में हो जाए, गवर्नमेंट में हो जाए तो और बेहतर। अभी बिहार में आएगा और भी झारखंड वगैरह में, तो कहीं पे ट्राई करके कर जी लीजिए, सर। है ना। जॉब पे धन्यवाद। फोकस करिए, जॉब पे फोकस करिए। पढ़ना तो जरूरी है, इसमें कोई दुमत नहीं है कि पढ़ना तो जरूरी है, पर पढ़ाई के साथ साथ जॉब पे, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग जॉब के लिए, अच्छा जॉब हो जाए, अगर जॉब करने जाना चाहते हैं तो। और बाकी अगर कुछ और करना चाहते हैं जीवन में तो एक अलग बात है, पर मैं सभी को यही सलाह देता हूँ गाइस कि जॉब पे फोकस करिए। आप कुछ भी करते हो ना, बीएड करो चाहे पीएचडी करो, हमारा अल्टीमेट एम यही है, टू गेट अ गुड जॉब, अच्छा जगह पे नौकरी हो जाए, या और जो करना चाहते हैं आप उस पर फोकस करिए समय रहते। बहुत समय बीत जाने के बाद क्या है ना कि चीज़ें फिर हो नहीं पाती। तो जॉब कैसे होगा, उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, है ना, क्या रास्ते हो सकते हैं हमारे, किस तरह से हमें अपना रास्ता तैयार करना है, उसकी चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद सर। और जिन्होंने बीएड जी वगैरह कर लिया तो नमो अच्छी नमः बात है। महोदय जी। जी नमो नमः महोदय जी, आवाज जा रही है हाँ मेरी? हाँ बोलिए बोलिए सर जी।
कल आपसे मतलब दूरवाणी के माध्यम से वार्तालाप हुई थी मेरी पीएचडी से संबंधित। जी। तो उसमें मैं एक निर्णय लिया कि क्या मैं यूजीसी से कुछ आरटीआई के तहत इसके अकॉर्डिंग कुछ पूछ सकता हूँ क्या? क्यों नहीं पूछ सकते हैं सर, वो आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी भी जब तक कोई पत्र इत्यादि लेटर इत्यादि नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक मैं संशय में हूँ अभी भी। आप वैसे मैं करिए, तो क्या दिक्कत है? विभाग से मैं आदेश लेने के लिए मैं तैयार हूँ और विभाग भी आदेश देने के लिए मुझे तैयार है, एनओसी। तो मैं एनओसी ले तो लूंगा ही, लेकिन फिर भी मैं यूजीसी का कुछ गाइडलाइन देखना चाहता हूँ कि यूजीसी कहाँ तक अपनी मतलब विश्वविद्यालय को क्या रूल रेगुलेशन के तहत अपना मतलब ये करवाने का अलाउ दिया है, मतलब करवाने का जो आदेश है क्या दिया है, ये इस संबंध में जानकारी लेनी। आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है भारतीय नागरिक होने के नाते, तो आप कर ही सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें नियम यही है कि आप एनओसी इसलिए कहा जाता है कि पीएचडी में पहले क्या होता था कि स्टूडेंट क्लास वगैरह अटेंड नहीं करते थे, तो नाम मात्र की पीएचडी हो जाती थी। इसलिए थोड़ा गवर्नमेंट अब स्ट्रिक्ट हो गया कि भाई आप कम से कम कोर्स वर्क तक आइए, तो कोर्स वर्क तक कम से कम आइए, उसके बाद तो आपको वो दे ही रहा है फ्लेक्सिबिलिटी कि आपके सुपरवाइजर अगर आपको आदेश करें, उनकी सहमति हो, तो आप अपना जॉब भी करिए कंटिन्यू, बट कोर्स वर्क तक थोड़ा यूजीसी सख्त है कि इसी बहाने कम से कम और 6 ये महीना तो स्टूडेंट आएंगे ना। और ये कोर्स वर्क एक 1 ईयर का जो आप बताए वो ये कब किस सेशन से हुआ है? ये तो सर मान के चलिए कि ये एनईपी 2020 में ही हो गया है, बट ये इम्प्लीमेंटेशन हर जगह नहीं हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में तो हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटीज में लगेगा अभी टाइम, हो सकता है 1-2 साल लगे। सेंट्रल में तो करीब करीब कई जगह पे हो गया ये 1 साल वाला, क्योंकि केंद्र सरकार का ही नियम है, तो केंद्र ने अपने जगह पे तो कर दिया, स्टेट्स में भी हो रहा है धीरे धीरे। तो अब कोर्स वर्क आपका 1 साल का हो जाएगा, तभी तो अच्छा है। अगर आपके यहाँ 6 महीना का है तो जल्दी से कर लीजिए, नहीं तो 1 साल वाला हो जाएगा तो फिर 1 साल तक आपको एनओसी लेना पड़ेगा, है ना। ओके, बाकी थैंक्स, बाकी पीएचडी धन्यवाद। पूरा आपके सुपरवाइजर पे ही होता है। जो भी आपको सुपरवाइजर मिलेंगे ना, वो अगर चाहेंगे तो आप जॉब करिएगा, नहीं चाहेंगे तो जैसे आपने कल कहा कि 3 साल तक, तो अगर आपके सुपरवाइजर उस तरह के होंगे तो 3 साल तक भी आपको वो एनओसी हो सकता है लेना पड़े। बाकी ऐसा कोई अच्छा अच्छा। प्रावधान नहीं, ये सुपरवाइजर के माइंड सेट पे होता है। कई लोग तो कोर्स वर्क के बाद करने लग जाते हैं जॉब, नहीं नहीं, कई लोग ऐसा है करते कि देखिए, जैसे जो भी ओल्ड एज मतलब प्रोफेसर हैं या फिर जो पुराने कुछ लोग हैं जो रूल रेगुलेशन से कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो कुछ जैसे कहीं सुने कहीं जाने उसके अकॉर्डिंग कुछ किसी को सजेस्ट कर दिए कि ऐसा कर लीजिए ऐसा हो जाएगा। और लेकिन मैं कुछ बातें को ऐसे नहीं विश्वास करता हूँ जब तक मुझे पत्र प्राप्त नहीं हो जाए, क्योंकि ये नहीं भविष्य पद की बात है ना, फंसने वाली बात भविष्य। है। मैं अपने डिग्री को सुरक्षित तरीका से मतलब अपना डिग्री प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसको इसको लेकर मैं समझा कि मैं कहीं न कहीं सटीक जानकारी को प्राप्त करूँ, फिर करने की हाँ, ओर अग्रसर हूँ। कर सकते हैं आप, आईटीआई करिए, पता करिए क्या है। बाकी मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको जो प्रैक्टिकलिटी जो व्यवहारिकता में है वो तो मैंने आपको बता दी। अच्छा ये बताइए, आरटीआई जो भी लगाएँगे एक ऑनलाइन के थ्रू भी आरटीआई लगता है, तो इसके लिए क्या कुछ आपको जानकारी है उस संदर्भ में? नहीं, और वो तो यूजीसी को मैं आईटीआई जो तो जाके साइबर कैफे वाले को बोलिए ना, वो कर देगा वो तो, या कोई वैसा आईटी एक्सपर्ट है तो वो लोग कर देंगे। वो तो एक जैसे अच्छा, अप्लाई करना पड़ता है वहां जाके। और इसमें ये बताइए मेथड जो डालना है हमको किसके नाम से डालेंगे? यूजीसी के किसके नाम से ये मेथड डलाएगा? सेक्रेटरी के नाम से डालिए, या चेयरमैन के नाम, चेयरमैन यूजीसी को डालिए, सेक्रेटरी यूजीसी डालिए, चेयरमैन से डालिए, चेयरमैन यूजीसी विनीत विनीत जोशी सर अभी बने हैं, उनके नाम से डालिए चेयरमैन यूजीसी। धन्यवाद। वही 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 ऑल इन ऑल होता है ना चेयरमैन। विनीत जोशी सर हैं अभी, जगदीमाला जी सर तो हट गए, विनीत जोशी उनके नाम पे डालिए, डाल सकते बढ़िया। हो। पर बिना एनओसी के तो मुझे नहीं लगता कि उचित होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं। जो जॉब में नहीं होता वो तो मतलब कर सकता है, पर आप जॉब में हैं, आपके पीछे कोई पड़ गया तो आपको जो जॉब एक मिला है तो वो भी नहीं नहीं, आपका चला इसीलिए जाएगा, है ना। इसीलिए मैं भी इसलिए मैं चाहता और भी हूँ दूसरी इसके बात लिए ये जो है कि थोड़ा बेहतर। जो लोग जॉब में होते हैं ना, उनको बहुत चीज़ देखना पड़ता है। तो आप आईटीआई वगैरह कर रहे हैं
तो उसको ले लीजिए, लेकिन इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जॉब में हैं ऑलरेडी, तो जॉब वालों के ऊपर बड़ी निगाह होती है लोगों की। नहीं, जॉब में होता है मैंने ना, चर्चा किया, मैंने कई विद्वानों के समीप भी चर्चा किया, अपने विषय को रखा, तो उनका कहना हुआ कि कुछ लोग ऐसे बताए कि मैं इसलिए संशय में हूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि एनओसी लेने के बावजूद भी आपको दिक्कतें हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट को तो इतना रूल रेगुलेशन से मतलब रहता नहीं है। आपको विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग आपको मान लीजिए एनओसी दे दिया विश्वविद्यालय के पत्र के आधार पे, जो आप साप्ताहिक कोर्स वर्क में आप शामिल हो रहे हैं, तो ठीक है दे दिया, लेकिन अभी कुछ ऐसा प्रावधान है कि कुल मिलाकर 3 वर्ष तक का छुट्टी आपको लेना पड़ेगा। ये आपको वैसे लोगों ने ही बताया होगा जिन्होंने पीएचडी अभी तक किया नहीं और आपके साथ जी टीचर है जी, स्कूल में, पीएचडी वो अभी फिलहाल में है ना? पीएचडी उनका क्लियर भी हो रहा है। ये टीचर ज़्यादा तो स्कूल के टीचर के चक्कर में पड़िए मत। इस स्कूल का जो टीचर होता है ना, वो लोग थोड़ा सा यहाँ से हिला हुआ होता है। मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं स्कूल में पढ़ा रहे हैं बिहार वगैरह में, और वो ऐसी ऐसी ही बातें करते हैं कि भैया नहीं नहीं, वो तीन साल का ये रेसिडेंशियल पीरियड टीचर होता तो है नहीं ना। है, पीएचडी कर रहे हैं, नहीं, पीएचडी पीएचडी कर रहे इनका हैं तो कंप्लीट हो चुकी है। पीएचडी कंप्लीट हो चुके हैं, 3 साल का रेसिडेंशियल पीरियड होता है वो है, लेकिन आप जब जॉब कर रहे हैं तो अपना जॉब आप नहीं छोड़िएगा। 6 महीने का एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, या अगर 1 साल का है तो वो आप लीजिए। उसके बाद आप अपने सुपरवाइजर के प्रायर परमिशन से जा सकते हैं, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अगर आपका सुपरवाइजर रिजिड हो गया कि नहीं भैया हम आपको नहीं छोड़ेंगे, तो आप नहीं जा पाइएगा। और अगर वो आप मान गए कि नहीं ठीक है आप कोर्स वर्क कर लिए, अब आप जा करके जॉब करिए, तो आप कर सकते हो। ऐसे तो कई सारे लोग ये मेरे कोर्स खुद के वर्क आरंभ कॉन्फिडेंस। होने ये हाँ, कोर्स वर्क प्रारंभ कब होता है? जब आपका पीएचडी एडमिशन हो गया, जिस दिन आपका एडमिशन होगा उसी के अगले दिन से ही आप कोर्स वर्क के लिए एलिजिबल हो गए। वो तो यूनिवर्सिटी चलाएगी ना क्लास, उसमें 75% अटेंडेंस भी अब मैंडेटरी कर दिया है, कि अटेंडेंस 75% चाहिए कोर्स वर्क में, इसलिए तो एनओसी मांगता है ना। क्योंकि अगर क्लास लगे ना लगे वो अलग बात है, लेकिन वो पेन पेपर पे आपका दिखाएंगे कि हाँ भाई बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है वो 75% आया है। क्लास ना चले वो एक अलग बात है, लेकिन वो पेन पेपर पे दिखाएंगे कि हाँ भाई इन्होंने कोर्स वर्क जो है अटेंड किया, मतलब इनका फुल टाइम है, अटेंडेंस रहा है इनका। अब जो सेंट्रल जैसे हम लोगों का तो क्या होता था, क्लास लगता था हफ्ते में 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे 3-3 घंटा का लेक्चर होता था रोज। अब आपके यहाँ मान लीजिए आप बता रहे हैं कि क्लास सिर्फ वीकेंड्स पे है या वो भी नहीं, तो वो लोग पेन पेपर पे जरूर इसको करेंगे कि हाँ भाई हमने क्लास लिया और स्टूडेंट ने क्लास अटेंड किया। पेन पेपर पे तो उनको दिखाना ही होगा ना, उसके बाद आपका वो अलग है, ठीक है, इसलिए कर सकते हैं। चलिए, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें नहीं होती ना भाई, अपने अकॉर्डिंग कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग चीजें हो जाएं, वो नहीं होगा ना। चलिए हम लोग मिलते हैं गाइस, रात में मिलेंगे फिर 9:30 पे। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और मेहनत करिए, कोई डाउट हो तो फिर आप पूछिएगा, ठीक है? मिलते हैं धन्यवाद रात में। धन्यवाद राहुल जी, Have a good day. थैंक यू सर। नमो नमः। थैंक यू सर।